नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 करन के पहले चरण में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है, पर उससे पहले विपक्ष बेदम है। सत्ता से दूरी की हताशा में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। विपक्षी नेता पीएम मोदी को गाली देने का तो रिकॉर्ड बना ही चुके हैं, अब वो खुलेआम धमकी भी देने लगे हैं और तो और अब बात गाली गलौज तक पहुंच रही है। दरअसल जमुई में एक चुनावी सभा के दौरान आरजेडी के किसी नेता या कार्यकर्ता ने सरेआम तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां के लिए बेहुदा भाषा का इस्तेमाल किया, तो वहीं संजय राउत जो हमेशा जहर उगलते हैं, उन्होंने आज फिर बेहुदा बयान दिया। महाराष्ट्र के अमरावती से कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के लिए एक रैली में भाषण के दौरान संजय राउत ने बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद नवनीत राणा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नवनीत राणा को नाची कह दिया, जिसका मतलब होता है डांसर। तो हार की डर से खिसियाए बौखलाए विपक्ष के फ्रस्ट्रेशन और गंदी मानसिकता पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे विपक्ष को ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में झटका दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये विपक्ष को क्या हो गया है, क्यों इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है? देखिए, जब हार बिल्कुल सामने होता है तो आप क्या करते हैं? आप मैच खेलते हैं। मैच में भी अगर जो टीम हारने लगती है या उसको लगता है भाई हार रहे हैं, तो फिर वो गाली गलौज मार पीट ये वो सारे तिकड़म को इससे मालूम चलता है कि मेंटली यू हैव लॉस्ट इट। अभी देखिए कैसे एक कांग्रेसी नेता प्रचार के दौरान ही कह रहे हैं भाई बहुत भारी मतों से इसको हरा दीजिए। लालू यादव की बेटी के इसमें, क्योंकि माइंड में घुसा हुआ है कि हार रहे हैं। तो आप क्या करते हो? जो बदजुबानी करते हैं लोग। ये संजय राउत कौन है? इसकी जमा पूंजी राजनीति में इतनी है भाई, ही इज नोन फॉर स्पीकिंग नॉनसेंस। उखाड़ दिया है ना, इस तरह की चीजें, उस तरह का बयान। इसी बोली के चक्कर में उद्धव ठाकरे आज कहीं के नहीं है। इस अकेले संजय राउत के बयानों की वजह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज खंड खंड विखंड हो गई, कहीं की नहीं रही। लेकिन फिर भी आदत है कि जाती नहीं है। लेकिन बिहार में जो हुआ वो किसी नेता ने नहीं किया, वो किसी कार्यकर्ता ने स्टेज के ठीक नीचे किया। लेकिन उसकी गलती तो है ही। तेजस्वी यादव ने उसको जिस तरह से डिफेंड किया, ये उसकी गलती हो गई। जी, वो कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ क्यों बनाया जाए? भाई, चुनाव में बात का बतंगड़ ही बनता है, ये किसने कह दिया नहीं बनता? लालू यादव बात का बतंगड़ बना बना करके तो यहां तक पहुंचा है। बात का बतंगड़ तो चुनाव में ही बनता है, और कहां बनता है? आपको शर्म नहीं आती है? कम से कम इतना कह दिया होता कि वीडियो मैंने देखा, ये अपशब्द जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप उल्टी बात कह रहे हो कि भाई वहां पे हजारों लोग हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन अपना वीडियो बना रहा है, उससे हमें क्या लेना देना? भाई, नेता हो कि क्या हो? तुम्हारे बगल में आदमी खड़ा है, वीडियो में साफ नजर आ रहा है, वो हाथ जोड़ करके बोल रहा है, उसको मना कर रहा है, और तो आपके कान तक वो आवाज नहीं जा रही है। तो ये तो साफ साफ फ्रस्ट्रेशन जो है विपक्ष का साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन तो दिख रहा है, लेकिन आज जिस तरह से चिराग पासवान के मां को लेकर जो वीडियो सामने आए, गाली गलौज का जो वीडियो है, तेजस्वी यादव को तो रोकना चाहिए था, वो क्यों नहीं रोके? बिल्कुल रोकना चाहिए था। तेजस्वी यादव इतने समझदार नेता नहीं हो सकते। तेजस्वी यादव की खासियत सिर्फ ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के सबसे समझदार बेटा हैं, सबसे समझदार संतान कह सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के दूसरे संतानों के बारे में तो सबको पता है। तेज प्रताप यादव जो अर्ध विक्षिप्त है कि पूरा विक्षिप्त है, इसके बारे में अभी जांच में पता चलेगा, जिस तरीके की हरकतें होती हैं।
तो ये कहा जाता है, बिहार में एक कहावत है, जहां पेड़ न बगान वहां रेड़ पर धान। वही बात है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के सारे संतानों में से थोड़े समझदार हैं, लेकिन समझदारी तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उनके परिवार के अंदर की हो सकती है 9वीं पास व्यक्ति, इसको इतनी समझ नहीं है कि किसी के मां के बारे में, किसी के बहन के बारे में, अगर उनकी पार्टी को तो छोड़ दो, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति ने अगर उसके बारे में कोई राय मांगी तो सीधे तौर पर कहना चाहिए ये गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हो। चाहे इनके परिवार के किसी व्यक्ति ने भी अगर ऐसा बोला होता तो भी इनको बोलना चाहिए, क्योंकि अभी आप राष्ट्रीय जनता दल के चेहरा हो, आपको चेहरा बनाया गया है। राहुल गांधी के साथ बैठना उठना होता है, ऐसे दोनों किस तरह के लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। राहुल गांधी के साथ संपर्क से राहुल गांधी खराब हुआ या राहुल गांधी के कारण तेजस्वी यादव का असर हुआ, ये बाद में समझ में आएगा। लेकिन स्थितियां यही है कि तेजस्वी यादव ने जो बात कही और जिस तरीके से रिएक्शन आया, उसका बिहार में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वहां पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो प्रचार कर रहे थे या उससे पहले जो पूरे बिहार में चिराग पासवान ने दौरा किया, युवाओं के बीच एक अलग क्रेज है चिराग पासवान के लिए। अभी तक उन्होंने किसी भी जनसभा में या लोगों के सामने लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए भी अपशब्द नहीं कहे हैं, चाहे मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो या उनकी दूसरी बेटियां रागनी वागनी जितनी सी है, वे किसी के बारे में उन्होंने गलत नहीं बोला, न राबड़ी देवी के बारे में बोला। लेकिन जिस तरह से उनके लोगों के बीच अगर देखा जाए तो उनके अपने फैंस फॉलोअर तो हैं ही, लेकिन दूसरे लोग भी तेजस्वी का असली चेहरा देख रहे हैं। और अब सवाल उठने लगा है कि ये जंगल राज फिर से लाने वाले लोग हैं, राजद तो गुंडों की फौज है। इसे समर्थन देने का मतलब बिहार को फिर उसी दलदल में ले जाना है जो कि लालू प्रसाद यादव के समय बन चुका था। इसलिए ये चुनाव को बहुत ही गंभीर तरीके से प्रभावित करने वाला जी, बिहार में क्या प्रभावित होगा वो आपने समझाया, लेकिन महाराष्ट्र चले तो संजय राउत वैसे हमेशा ही उटपटांग बयान देते हैं। नवनीत राणा को वो नाची कह रहे हैं, जिसका अर्थ मैंने अपने दर्शकों को बताया डांसर होता है। देखिए, संजय राउत जिसके बारे में अब सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि उसने अब शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। रवि राणा, नवनीत राणा अब पहले की तरह वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इनसे ज्यादा बड़े गुंडे अभी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी में बचे हुए हैं, जिसका टिकट मिल रहा है और जो लोग इन लोगों को सही जवाब दे सकते हैं। अब इसके लिए एक इलाज बचा हुआ है कि जहां ये घर से बाहर निकले, अब एकनाथ शिंदे के शिव सैनिक इसकी वो पिटाई करेंगे कि फिर से ये इस तरीके की भाषा बोलना भूल जाएगा। बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन तो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट वेरिफिकेशन को लेकर सुनवाई हुई, वो विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, ईवीएम के ऊपर 50 से ज्यादा सुनवाई ऑलरेडी हो चुका। ये दरअसल अभी से बहाना ढूंढ रहा है कि भाई चुनाव हारेंगे तो उसके बाद कह देंगे ईवीएम की वजह से हो गया। भाई क्या चाह रहे हैं लोग? आप पूरे प्रक्रिया के ऊपर ही, जैसे वो राहुल गांधी कि पहले से ही मैच फिक्स्ड है, भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, जाओ लंदन में जाकर के पार्टी करो। जब मैच फिक्स्ड ही है तो दरअसल आप ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े नहीं करते। आज बहुत ही बढ़िया एक आर्गुमेंट जज साहब ने पूछा कि अब तक जितने जो वीवीपैट होता क्या है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में कुछ ईवीएम की जो काउंटिंग होती है वीवीपैट से उसको मिलाया जाता है, तो उसकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी जितने चुनाव अब तक हुए हैं वीवीपैट के साथ। तो हजारों हजार वीवीपैट और ईवीएम मशीन को मैच करके काउंट किया गया। तो जज साहब ने पूछा कि अब तक जितनी भी वीवीपैट की काउंटिंग हुई है और ईवीएम में जो काउंटिंग हुई है, कभी ईवीएम और वीवीपैट में मिसमैच पाया गया है? इलेक्शन कमीशन ने कहा
0 मिसमैच। जज साहब ने कह दिया तो मामला खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। इनसे भी पूछा गया कि भाई आपके पास कोई मिसमैच की खबर है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले केरल में कुछ हुआ था, वो जजेस ने बार बार पूछा है कि चेकिंग रीचेकिंग और ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए कितनी बार पॉलिटिकल पार्टीज या उसके उम्मीदवारों को मौका दिया जाता है। सारी डिटेल डाली गई है कि भाई शुरू होने से पहले जब उसकी सिलेक्शन होता है तब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद पोलिंग बूथ में 3 से 4 बार सारे पार्टियों को इनवाइट किया जाता है कि ये ईवीएम हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका इस तरीके से इस्तेमाल होगा, और अगर वो ऑब्जेक्शन हो जाता है तो ईवीएम मशीन को बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं बार बार कहता हूं, कुछ जंतुओं की प्रकृति होती है कि उनकी पूंछ जो है वो टेढ़ी रहती है। 20 साल भी उसके पाइप में डाल दो, पाइप जैसे हटाओगे टेढ़ी की टेढ़ी। ये कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा, ये एलिबाई ढूंढ रहे हैं, ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि चुनाव नतीजों के बाद फिर से वही राग अब अलापेंगे। अब होता क्या है कि जिनको ये पूरी प्रोसेस के बारे में मालूम नहीं है, आम जनता जिसको उतना ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होता है, इतना ज़्यादा ये पूरा जो दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, ईवीएम इस तरीके से किया हुआ है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन। नहीं, मोदी तो जीत रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ईवीएम में जरूर कुछ ना कुछ तो होता है। ये इस तरह की मानसिकता बनाने में ये लोग कामयाब हो गए। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि जब आप इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर ही डाउट क्रिएट कर देते हो, तो ये डेमोक्रेसी को जो है ये नष्ट करना, डेमोक्रेसी की साख को खत्म करने जैसा काम है। बिल्कुल, और उसकी माहौल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान भी इससे जुड़ा सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ऐसे कैसे ये दावा ठोक सकते हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, ये तो अपने भाई से पूछना चाहिए उनको कि तुम कैसे दावा कर रहे हो कि 180 नहीं आएगा, उससे बाद एक सप्ताह में और चेंज हो गया, 125 ही आएगा, 150 आ जाएगा। ये दावा राहुल गांधी को क्या सोरोस के लोग देते हैं जानकारी कि देखो भाई हम तो इस बार ईवीएम में ऐसा हेर फेर कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। जब 400 के दावे पर तुम सवाल उठा रहे हो तो 150 के दावे पर भी सवाल उठेगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी ने कह दिया तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है, राहुल गांधी ने कह दिया तो ये हरिश्चंद्र के औलाद हैं। ऐसा नहीं हो सकता, सवाल दोनों पर उठाओ, लेकिन प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ये लोग कुछ बोले और उसमें समझदारी की उम्मीद हो, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इन लोगों का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों के जाने के पीछे का मकसद यही है कि कोई जज की ऐसी टिप्पणी आ जाए, कुछ बात ऐसे सामने आ जाए जिससे कि मोदी को बदनाम कर सके। इनको यह पता था कि हमारे सारे तर्क घटिया है, क्योंकि प्रशांत भूषण वैसा ही वकील है। इसने जितनी बातें कही, यूरोप का उदाहरण कि जर्मनी में फिर से ईवीएम की जगह पर बैलेट स्वीकार कर लिया गया, फिर इसने कहा कि देश की सारी जनता चाहती है कि अब बैलेट पेपर से हो वोटिंग। अब जज साहब ने पूछा भाई आपको कैसे पता कि देश की पूरी जनता चाहती है? तो उन्होंने कहा CSDS लोक नीति का एक सर्वे आया था। अब इसी पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये सर्वे प्राइवेट एजेंसियों का, जिसमें सैंपल कितना होता है, 10,000 20,000 लोगों से बातचीत की गई और आप 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो। यानी कि जिस तरीके से बेइज्जत किया है प्रशांत भूषण को, इसको तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब बेशर्म किसके लोग हैं, और इस बेशर्मी की सजा इन्हें धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के वो जज दे रहे हैं जो इनकी इज्जत करना छोड़ दिया है कि तुम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी वाले केस लाते हो, तुम चाहते हो कि देश की छवि खराब हो, पूरी दुनिया में यह प्रचार हो कि देखो भारत में लोकतंत्र नहीं चल रहा, यहां पर तो जबरदस्ती चुनाव जिताया जा रहा है। इसलिए ये फैसला जो है, जिस तरीके के संकेत मिले, और बैलेट पेपर को तो रिजेक्ट ही कर दिया गया, वीवीपैट और ईवीएम के बीच जो सारे वोट की काउंटिंग करने की बात थी,
इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कहा कि 12 दिन कम से कम लग जाएगा अगर सारा हम करें तो। अब 12 दिन लग जाएगा तो ये लोग तो दूसरे दिन से हंगामा करना शुरू कर देगा कि देखो भाई ईवीएम मशीन ही गायब हो गई है। तो ये स्थितियां यहां पर है जो सुप्रीम कोर्ट के जज समझ रहे हैं सीधे रिजेक्ट होगा और इसकी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चुनाव से पहले फेल हो चुकी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, पर सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, गंदे बयान और गाली गलौज की जा रही है, वो विपक्ष की बौखलाहट को दिखाता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।